हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे 507 ब्लॉक 7 है 506 ब्लॉक की थर्ड यूनिट। ठीक है, 506 ब्लॉक की थर्ड यूनिट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ पर जितना भी पर्सनालिटी वो पूरा पर्सनालिटी का टॉपिक आपका क्लियर क्लियर होने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर होने वाला है। क्योंकि पर्सनालिटी पर्सनालिटी है क्या, इसके नियम किस किस ने दिए, कौन कौन से सिद्धांत इसमें आए, यहाँ तक तो हम सब पढ़ लेते हैं। मेन दिक्कत आती है हमें पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे इस ब्लॉक में हमको 4 यूनिट मिलने वाली, यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये 6 यूनिट कंप्लीट कर लोगे तो ना तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट में कोई कन्फ्यूजन रहेगा, ना ही आपका पर्सनालिटी के जितने भी रूल्स हैं, नियम कानून सिद्धांत हैं, उनमें किसी तरह का कन्फ्यूजन रहेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपने मेरी वो क्लास देखी होगी CDP वाली दीपक सर वाली प्लेलिस्ट देख रखी होगी, उस प्लेलिस्ट में मैंने पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे समझा रखा है, तो आप उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लगभग वहाँ पे 6 से 7 वीडियो में मैंने पर्सनालिटी को क्लियर करा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन, यूनिट थर्ड। चलो। अच्छा, कुछ लोग अभी भी बार बार PDF के लिए परेशान हो रहे हैं, जबकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करूंगा। तो टेलीग्राम पर शेयर करना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इवन मैं अपनी वीडियो का लिंक तक शेयर करना भूल जाता हूँ कि मैं अपनी वीडियो का लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ ताकि व्यूज बढ़ जाएँ, तो मैं वो भी भूल जाता हूँ। तो भाई PDF के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, फालतू में परेशान मत हुआ करो। तो स्टार्ट कर देंगे अब हम हमारी यूनिट को। पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से बना है? ये एक लैटिन शब्द पर्सोना से बना हुआ है। लैटिन भाषा के लोग क्या करते थे, एक मुखौटा पहनते थे, उसको ये पर्सोना बोलते थे। ठीक है, मुखौटा किस लिए पहनते थे? एक मास्क पहनते थे विभिन्न प्रकार के अभिनय किरदार निभाने के लिए। जैसे किसी को शेर का किरदार निभाना है वो शेर का मास्क पहन लेगा, किसी को किसी राक्षस का किरदार निभाना है वो राक्षस का मास्क पहन लेगा, किसी को गॉड का किरदार निभाना है वो भगवान वाला मास्क पहन लेगा। ठीक है, तो मास्क के पहनने से वो उसी तरह की पर्सनालिटी में आ जाते थे, जिस तरह का उन्होंने मास्क पहना उसी तरह के वे हाव भाव करने लगे। तो उस मास्क को ही पर्सोना बोलते थे, फिर वहीं से एक वर्ड निकल कर आया पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है? पर्सनालिटी का अर्थ है दूसरे के नज़रिए में कोई व्यक्ति कैसा है। मेरे नज़रिए में आप कैसे हो, आपके नज़रिए में मैं कैसा व्यक्ति हूँ, यह मेरी पर्सनालिटी है। ठीक है, आप मुझे किस तरह से देखते हो वही मेरी पर्सनालिटी हो जाएगी। उसकी शारीरिक, भावात्मक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक नैतिक तथा आध्यात्मिक बनावट, किसी व्यक्ति की बनावट किस तरह की है, मीन्स आपके माइंड में मेरे बारे में कुछ परसेप्शन बने होंगे, यार ये व्यक्ति फिजिकली ऐसा है, इमोशनली ऐसा है, मेंटली ऐसा है, सोशली ऐसा है, मॉरली ये ऐसा हो सकता है, स्पिरिचुअली ये ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हुआ, यही व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करता है। किन किन को इंक्लूड करेगा? कि हम कैसे दिखते हैं, हम दिख कैसे रहे हैं, हम कैसी वेशभूषा पहनते हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, इससे ही हमारी पर्सनालिटी दिखाई देती है। हम कैसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे किस तरह से बात कर रहा हूँ, आपके जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियोस पर, हालांकि बहुत कम आते हैं, कर दिया करो 1-2 कमेंट ताकि मैं पढ़ लिया करूँ। तो जो कमेंट्स आपके आते हैं वो कमेंट्स मुझे आपकी पर्सनालिटी के बारे में कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी किस तरह की है। हम कैसे चलते हैं, हम चल कैसे चल रहे होते हैं, हम कोई कार्य किस तरीके से करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होंगे जो एक कार्य में लग जाते हैं तो जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसे नहीं छोड़ते, और कोई व्यक्ति ऐसे जो कार्य में लग तो जाते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद उसमें बोर होकर उसे छोड़ देते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य को करते ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं करते। अगर मैं इसी की बात कर लूँ, जो NIOS समरी वाला जो मेरा डिसीजन था कि मुझे NIOS की समरी पूरी कराना है, ये एक तरह से बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स को मुझे PDF के साथ पढ़ना होता है, फिर उसको हाईलाइट करना होता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, फिर आपके सामने वीडियो सेंड करना होता है, फिर जो PDF है उसमें से पेज, हर यूनिट वाइज पेज अलग करना होता है, फिर उसका मुझे लिंक जनरेट करना होता है, फिर वो लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में डालना होता है। तो ये सारे प्रोसेस मुझे लगाना पड़ता है एक वीडियो के लिए। तो और अभी कितनी शायद 25-26 क्लासेस हो चुकी हैं, और इससे 3 टाइम्स ज़्यादा क्लासेस होना बाकी, मतलब 60 से 70 क्लासेस रहेंगी टोटल NIOS की समरी वाली। और मैं कंसिस्टेंटली इस पर काम कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मेरी पर्सनालिटी किस तरह की हो गई, हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट आपको दिख ही रहा होगा मेरी पर्सनालिटी कुछ इस तरह से हो गई कि यदि एक बार किसी काम में लग गए तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लग गए तो करना है पूरा, तो मतलब करना ही है। अगर वो आप मेरी वो प्लेलिस्ट देख लो CDP बाय दीपक सर वाली, तो उस प्लेलिस्ट में लगभग 66 वीडियोस हो चुकी हैं जहाँ पर मैं जनरल पेडागोजी करा रहा हूँ। ठीक है,
तो वो बिल्कुल डीप में चल रही है, और अभी मुझे भी नहीं पता कि उसमें कितनी क्लासेस और ऐड होने वाली हैं। बस मैं टॉपिक उसमें कराता जा रहा हूँ, कराता जा रहा हूँ, कराता जा रहा हूँ, कब तक, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसे कराता रहूँगा। तो ये एक पर्सनालिटी का टाइप होता है कि व्यक्ति किसी काम में लग गया तो वह जब तक उस काम को पूरा नहीं करेगा तब तक उस काम को छोड़ेगा नहीं। ठीक, आगे बढ़े हम इसी में, आगे पढ़ते हैं व्यक्तित्व की विशेषता। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या होती है, पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति जैसा है वही उसका व्यक्तित्व है। कोई व्यक्ति बहुत खुश मिजाज होता है तो उसका व्यक्तित्व हम बोलते हैं भाई कितना अच्छा बंदा है, हमेशा खुश रहता है। कोई व्यक्ति रहता है जो दुखी आत्मा होता है, हमेशा गम में ही रहता है, इसके साथ हमेशा ऐसे ही लगता है कि यार मतलब दुखों का पहाड़ लेकर ये अपने सिर पर घूम रहा हो। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, पर्सनालिटी हर एक व्यक्ति की होती है यूनिक। यहाँ से एक बहुत अच्छी बात हमें समझ में आती है, जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कि आप में से किसी, अगर मैं वॉइस की बात करूँ, वॉइस ने किसी को नहीं देखा अक्षय कुमार को, अब वो लगेगा कि यार मुझे भी इसके जैसा बनना है। ठीक है, अब भाई पर्सनालिटी तो हर एक व्यक्ति की अलग है, तो आप उस जैसा तो बन नहीं सकते, आप कितने एफर्ट लगा लो। तो आपको ये सोच कर परेशान होना कि यार भाई मैं उस व्यक्ति जैसा क्यों नहीं बन पा रहा, अपनी खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पर हमें काम करना चाहिए कि हम खुद की पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को कैसे यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, गतिशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पर्सनालिटी है वह स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। अब यहाँ पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि पर्सनालिटी डायनेमिक कैसी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी हमें पता होता है कि कैसी पर्सनालिटी है। अब ये डायनेमिक कैसे हुई, डायनेमिक ऐसी हुई कि कुछ सालों बाद, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेता है, वातावरण के हिसाब से अडेप्ट होने के लिए चेंज कर लेता है, या फिर खुद को एनवायरनमेंट में ढालने के लिए चेंज कर लेता है, या फिर उसे लगता है कि यार मेरी ये जो पर्सनालिटी है ये मेरे विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, मैं जिस तरह की चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा और डेवलप होने की ज़रूरत है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि पर्सनालिटी बदल गई। तो पर्सनालिटी क्या होती है, बदलती रहती है व्यक्ति की टाइम टू टाइम। तो पर्सनालिटी स्टैटिक्स ना होकर डायनेमिक है, यानी कि एक गतिशील है। व्यक्तित्व का संपूर्ण इकाई की तरह, व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो आपका पर्सनालिटी है वो पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है, इकट्ठा होकर काम करता है। व्यक्तित्व अनुवांशिक पर्यावरण दोनों से मिलकर बना हो उत्पाद है। व्यक्तित्व पूरी तरह से सामाजिक है, जो समाज है वही हमारा पर्सनालिटी डिफाइन करता है। व्यक्तित्व का पर्यावरण से लगातार समायोजन है। पर्सनालिटी क्या है, इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट के साथ एकोमोडेशन, एडेप्टेशन नहीं एकोमोडेशन बोलेंगे, कि आप एडजस्ट किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ कर पा रहे हो, वही आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है कि जिस तरह का उन्हें इन्वायरमेंट मिलता है वो उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करके अपना काम कर लेते हैं, और कई लोग इन्वायरमेंट को बदलने में लगे रहते हैं कि वो या तो फिर उससे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। हमारी पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए, अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर पा रहे तो खुद को कुछ टाइम के लिए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। ठीक? कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्तित्व पर्यावरण को प्रभावित करता है, ये बात भी ठीक है। व्यक्तित्व जो है आपकी पर्सनालिटी आपके एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जैसे ही वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। या फिर आपने घर में देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर वो घर से बाहर चला जाए तो घर सूना सूना से लगने लगता है, और जैसे ही वो घर में एंटर करता है तो फिर से चहल पहल होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसने क्या करा, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो कहीं जाता है तो वहाँ पर चहल पहल, मतलब अच्छा माहौल हो जाता है, सब कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि उसने पर्यावरण को वो इफेक्ट कर रहा है। व्यक्तित्व हमेशा कुछ विशेष उद्दीपकों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए जिस पर आप काम कर रहे होते हो। जैसे कि आप हो सकता है कोई ऐसा हो जिसे स्टेज पर बोलना पसंद नहीं हो, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहा है कि यार मुझे भी बोलना सीखना है ताकि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं बोल सकूँ। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो, एक आपको एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपका आपका सामाजिकरण बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। आप जल्दी से घुल मिल जाओ, आप एक फर्स्ट मीटिंग में ही किसी को अपना फ्रेंड बना लो या किसी से कनेक्ट हो जाओ। इस तरह की पर्सनालिटी होना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, आपको बोलना आना चाहिए। बोलना मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप पे या फिर किसी से कॉलिंग में तो बोलते हैं, दोस्तों से तो बोलते हैं। एक अलग तरह का बोलना होता है कि जिससे हम सामने वाले को प्रभावित कर सकें। अब सामने वाले को प्रभावित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले को ज्ञान देना शुरू कर दें, भाई ज़िंदगी ये है, लाइफ ये है, धर्म ऐसे चलता है, समाज ये है, देश में ये हो रहा है।
ये नहीं बोलना, मतलब ऐसा कि आप स्थिति के हिसाब से सही वर्ड यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, परिस्थिति के हिसाब से बोल रहे हो या नहीं, व्यक्ति के हिसाब से बोल रहे हो या नहीं, सामने वाला आप में इंटरेस्ट भी ले रहा है या नहीं ले रहा, या फिर आप ज्ञान दिए जा रहे हो और वो बस ये सोच रहा है कि कब ये पकाना बंद करे मैं अपने घर को जाऊं। ठीक, तो ऐसा बोलना क्या जैसे सामने वाला सुनना पसंद करे। व्यक्तित्व स्वयं अनुभूति है, हम पशुओं की व्यक्तित्व की बात नहीं करते हैं। व्यक्ति को आप खुद अनुभूत करते हो, और जो एनिमल्स होते हैं इनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती, ये जैसे हैं वैसे ही होते हैं, इसलिए ह्यूमंस इतने अलग हैं। रही ये बात समझ में। व्यक्तित्व के सिद्धांत, अब व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करें तो व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है, या फिर इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में है। तो सबसे पहले हम ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं। हमारे आल्पोर्ट, केटल, आइजेंक। आल्पोर्ट, केटल, आइजेंक व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं, ये तीनों मेन हो जाते हैं, आल्पोर्ट, केटल और आइजेंक। गुण व्यक्तित्व का ऐसा आयाम है जिसे मापा जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार का वर्णन करता है। संख्यात्मक तौर पर आयाम के रूप में गुण व्यापक सकारात्मक सिरे से चरम नकारात्मक सिरे तक मापन का एक व्यापक पैमाना है। कहने का मतलब यह है कि गुण सिद्धांत क्या बताएगा कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, इन्होंने अगर एक टाइप बताया पर्सनालिटी का, तो उसमें व्यक्ति कितना, उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग व्यक्ति कितना ठीक है, और उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कितना व्यक्ति ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर लेता हूँ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट की, ठीक है, अगर हम एक्सट्रोवर्जन को नाप रहे हैं, तो हम व्यक्ति को नंबर्स दे सकते हैं कि यार इसमें एक्सट्रोवर्जन के इतने नंबर्स हैं, इतनी पॉजिटिविटी के साथ, या इतना पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके एक्सट्रोवर्जन में, या फिर इसके एक्सट्रोवर्जन में इतने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हम इसको नंबर से दे सकते हैं। ठीक है, गुण सिद्धांतवादकारी के अनुसार यदि हम स्वयं को कुछ मूल विशेषताओं तक सीमित रखें तो मनुष्य के व्यक्तित्व में स्थिर विशिष्ट हो, तो व्यक्तित्व के वर्णन की समस्या सरल हो जाती है। कहने का मतलब ये कि इन्होंने ये बोला कि अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिक्स कर दें व्यक्ति की, जैसे कि सामाजिक, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मिलनसार, और भी बहुत सारी पर्सनालिटी होती है, अगर हम सिर्फ इन्हीं गुणों तक सीमित रख दें और इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करें, तो पर्सनालिटी क्या होगी, पर्सनालिटी आपकी स्टैटिक हो जाएगी, मीन्स पर्सनालिटी को मापना आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 3 कैटेगरी में व्यक्ति को रखना है, एक आपको इंट्रोवर्ट कौन कौन है उसमें रखना है, एक आपको एक्सट्रोवर्ट कौन कौन है उसमें रखना है, और आपको उभयधर्मी, उभयधर्मी मतलब जो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं, इनमें कैटेगराइज करना है। तो आप बताओगे कि यार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इनमें से जो 3 फ्रेंड्स हैं वो इसमें आते हैं, और शायद 3 या 4 फ्रेंड है वो इसमें आते हैं, और एक फ्रेंड ऐसा है वो इसमें आता है, वो कभी इंट्रोवर्ट होता है कभी एक्सट्रोवर्ट होता है, वो दोनों तरफ से चलता है। तो हम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पर्सनालिटी को डिफाइन करना बहुत ईजी हो गया। हमने मेरे 7 फ्रेंड्स थे, 7 के 7 फ्रेंड्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो ये बोला गया कि अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक को फिक्स कर दो तो पर्सनालिटी का वर्णन करना आसान हो जाता है। ठीक है, गुण सिद्धांत को आसानी से दिखाने वाले गुणों को सतही गुण कहते हैं, और गहराई से पाए जाने वालों को स्रोत गुण कहते हैं। सरफेस ट्रेट्स होते हैं और सोर्स ट्रेट्स होते हैं। अब सरफेस ट्रेट्स एंड सोर्स ट्रेट्स क्या हैं, हम ये कह सकते हैं कि सोर्स ट्रेट्स वो हैं जिनसे सरफेस ट्रेट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, सरफेस ट्रेट्स जो आपको बाहर से दिख जाते हैं व्यक्ति में, और सोर्स ट्रेट्स जो होते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते, अंदर ही पाए जाते हैं व्यक्ति के अंदर बहुत दूर तक है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पॉइंट लिखा हुआ है, सामान्य मानसिक क्षमता, बुद्धिमान, स्मार्ट, मुखर, ये हमें बाहर ही दिख जाता है व्यक्ति की मानसिक क्षमता कितनी है, बुद्धिमान कितना है। एक मिनट, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग पॉइंट है। ये पॉइंट 12 मूल गुण हैं जो कैटल ने दिए थे, वो अलग है। सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट को आप अलग समझ के रखो। सतही सरफेस जो व्यक्ति के बाहर से ही दिखते हैं, और सोर्स ट्रेट्स जहाँ से सरफेस ट्रेट्स निकल कर आ रहे होते हैं वो सोर्स ट्रेट है। ठीक है, इस तरह से इसको समझ के रखना। अच्छा, ये जो 12 मूल गुण हैं, इसके बारे में एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। कितनी बार, सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये यदि इनको याद रख सकते हो तो आप इन्हें याद रख लेना। मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही इस PDF में इंसर्ट कर रखे हुए हैं। ठीक है,
हालांकि मुझे लगता है कि इनको याद करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, बट अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। आप इसको तो याद कर ही सकते हो। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा है, साइक्लो साइक्लोथीमिया एंड सिजोथीमिया। सेकंड में क्या है, जनरल मेंटल कैपेसिटी वर्सेस मेंटल डिफेक्ट। ठीक है, तो जो ऊपर ऊपर वाले हैं इन्हें तो आप याद कर ही लेना, याद ना कर पाओ तो एक बार पढ़ तो लेना ही। ठीक है, अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे बना पाएँ। हालांकि एक ही बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो हम इसको अभी इतना इसको लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 ट्रेड्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था, हम सभी जानते ही हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये ऑब्वियसली सभी जानते हैं यार। सिगमंड पर्सनालिटी की बात हो रही है और सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन ना आए तो ये सब बहुत मुश्किल है। उनका मनोविश्लेषण का सिद्धांत गतिशील है। ये फैक्ट से बनते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है ना, इनमें से कौन से सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की विशेषताएं हैं। तो इनका मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है वह गतिशील है। ये इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संग्रह और घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संघर्ष और घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार आपका व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा निर्धारित होगा? संघर्ष, और किस तरह के संघर्ष आपकी लाइफ में चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं और घटनाएं क्या क्या घटित हो रही हैं, उसके द्वारा निर्धारित होगा। जो मुख्यतः अचेतन प्रकृति के होते हैं और गहराई से अध्ययन करने पर ही समझ में आते हैं। अचेतन मन के अध्ययन की बात भी किसने करी है? सिगमंड फ्राइड ने करी है। फ्राइड की व्यक्तित्व की रचना में इड, अहम एंड सुपर अहम आ जाता है, यानी कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इन तीनों पर आधारित है इनका सिद्धांत। इड, ईगो और सुपर ईगो पे याद रखना। इड क्या है? इड पूर्णतः अचेतन है। यह अहम आंशिक रूप से, जो अहम होता है वो आपका आंशिक रूप से चेतन है, और सुपर ईगो आपका पूर्णतः चेतन है। इड पूर्णतः अचेतन है, मतलब हमारे अचेतन मन में जो इच्छाएं दबी हुई हैं वो उन पर वो क्या है? वो हमारी इड है। और जो आंशिक रूप से चेतन हमारा मन होता है, जिसे हम बोलते हैं अवचेतन मन, वो हमारा ईगो है। और जो पूर्णतः चेतन है वो हमारा सुपर ईगो है। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, तो गलत काम करने की इंटेंशन कहाँ से आई? इड से आई। अब वो गलत काम को करने की पूर्णतः मनाही कर दी कि यार ये बहुत ही गलत काम है, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, अच्छे लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। तो ये क्या है? ये हमारा चेतन मन है जो जागृत है, जिससे पता है हम ये काम कर रहे हैं वो गलत है। अचेतन मन उसको थोड़ा बैलेंस कर कर देता है। जैसे कि यार मैं काफ़ी इसका एग्जांपल देता हूँ कि आप आपको मान लो कोल्ड हो रहा है और उस टाइम पे आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका इड क्या बोलेगा कि यार कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है, पी लो। सुपर ईगो क्या बोलेगा? भाई तुम्हें कोल्ड हो रहा है, ये तुम्हारे लिए हार्मफुल रहेगी, इस टाइम पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो। अहम क्या बोलेगा कि यार ऐसा करते हैं, पूरी बोतल नहीं पीएंगे, हम ऐसा करते हैं सिर्फ एक छोटा पेक याद आ रहा है मुझे, एक हम छोटा सा एक गिलास में लेके थोड़ा सा पी लेंगे, ज़्यादा नहीं पीएंगे, थोड़ा सा पी लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आपका आंशिक रूप से चेतन मन हुआ अहम। तो इड व्यक्तित्व का प्राथमिक पहलू है, हमारा व्यक्तित्व इड के द्वारा निर्धारित होता है। हम कह सकते हैं कि अचेतन मन जो है वो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। फ्राइड मानते हैं कि इड अंधी प्रवृत्तियों का समूह है, इसकी कोई तार्किक व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इड को जो करना है करना ही है। ये नीतिहीन होता है, ये इसमें मॉरल कुछ भी नहीं होता, मूल्यों का कोई अर्थ नहीं होता, अच्छाई बुराई में कोई भेद नहीं कर सकता। इसमें आनंद का सिद्धांत प्रभावी है। इद की प्रक्रियाएं अचेत हैं, इसे व्यक्तित्व की क्रियात्मक अचेतन पहलू के रूप में सबसे अच्छे ढंग से वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी इच्छाएं जो अनैतिक है, हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, बाद में कुछ भी हो हमें नहीं मतलब। हमें मान लो कि चॉकलेट खाना है और हमारे पास पैसे है नहीं है, तो हम दुकान वाले के पास जाएंगे, उसे छीन कर ले आएंगे। किसी बच्चे को देखा चॉकलेट खाते हुए, हमने उससे चॉकलेट छीन ली, तो ये क्या हुआ? ये हमारा इड हमारे ऊपर हावी हो गया। हालांकि हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, अपन तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन बच्चों में ये चलता है। इन्होंने फिर एक और बात करी है, लिबिडो एंड इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी क्या है? देखो, लिबिडो के बारे में सिगमंड फ्राइड का कहना है कि जो कामेच्छा है ये व्यक्ति के अंदर होती है जन्म से ही। जब बच्चा होता है, आपका पैदा होता है, तब से उसके अंदर कामेच्छा आ जाती है।
बट वो प्रदर्शित अलग अलग तरीके से करता है। अब किस किस तरह से प्रदर्शित करता है उसे हम पढ़ेंगे आने वाले स्टेजेस में। कामेच्छा इस संरचना का भेदभाव है जो शुद्ध रूप से यौन गतिविधियों से अपनी संतुष्टि चाहता है। ठीक है बात। फ्रायड ने इसे जीव के संपूर्ण प्रयास के रूप में मानते हैं कि कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जितने भी काम कर रहा है, अपनी पूरी एनर्जी से जो भी काम कर रहा है, वो सिर्फ अपनी लिबिडो को सेटिस्फैक्शन, लिबिडो की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, ताकि जो कामेच्छाएं है उसकी कामेच्छाएं दब जाएं या फिर उनकी संतुष्टि के लिए काम करता है व्यक्ति। और यही लिबिडो ही है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है। और ये हर जीव में उपस्थित होती है, ये आपके शिशु में भी उपस्थित होती है, जो बच्चा होता है 1-2 साल का उसमें भी ये उपस्थित होती है। हर बच्चा एक व्यवस्थित रूप से निर्धारित यौन उत्तेजनाओं के साथ पैदा होता है। अब ये बढ़ती कैसे कैसे हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज। ये लगभग जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस आयु में बच्चे के होठ चूसने से मजा मिलता है, यानी कि जो कामेच्छाएं हैं उनकी संतुष्टि बच्चा अपने मुंह के माध्यम से करता है। चीज़ों को चूसने से या फिर कोई भी चीज़ है वो उसको पहले मुंह में रखेगा। क्यों? क्योंकि वह अपनी कामेच्छाओं को संतुष्ट करना चाह रहा है। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर सेकंड स्टेज होती है गुदा कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनल स्टेज। ये ओरल होती है, सेकंड एनल होती है। ये 2 से 3 वर्ष तक रहेगी। इस आयु में बच्चे को गुदा से निष्कासन तथा गुदा पर हाथ फेरने में मजा आता है। थर्ड है जननांग क्षेत्र या फिर फैलिक स्टेज बोलते हैं। यह 3 से 5 वर्ष तक होती है। बच्चे अपने जननांग छूने से संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर एक होती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज इसमें जो कहते हैं कामेच्छाएं जो हैं वो दब जाती हैं। इसे हम बच्चे जो है इस एज में 6 से 13 वर्ष की एज में स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, समाज में जाना शुरू कर देते हैं, तो जो कामेच्छाएं वो दब जाती हैं। 6 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है, दो दो तरह की ग्रंथियां इस एज में डेवलप होती हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रा और एक होती है ओडिपस। इलेक्ट्रा और ओडिपस डेवलप होती है। इलेक्ट्रा किस में होगी? इलेक्ट्रा गर्ल्स में होती है एंड ओडिपस जो है वो है बॉयज में। ठीक है। गर्ल्स इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से मदर अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता से ज़्यादा क्या बोलेंगे अट्रैक्ट होती हैं, या फिर वो पिता के साथ अपने आप को थोड़ा सेफ फील करती हैं। और बॉयज अपने पिता से ज़्यादा अपनी माता के संरक्षण में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स पिता के संरक्षण में रहना पसंद करेंगे और बॉयज माता के संरक्षण में रहना पसंद करेंगे। इलेक्ट्रा एंड ओडिपस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एक ग्रीक में एक स्टोरी है जहाँ पर एक गर्ल होती है इलेक्ट्रा एंड बॉय होता है ओडिपस। 2 अलग अलग कहानियाँ हैं, तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। इन कहानियों के बारे में मैंने मेरी उस क्लास में बताया हुआ है, CDP वाली क्लास में। आपको उसकी जानने की जरूरत है नहीं, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। फिक्सेशन अवस्था या जुड़ाव अवस्था, इसे हम लिंग प्रधान अवस्था ही बोल देते हैं। किशोर अवस्था की इस आयु के दौरान समलैंगिक और विषमलैंगिक रुचियों का विकास होता है कि व्यक्ति अपने जो अपोजिट जेंडर है अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इस एज में। इसे फिक्सेशन, हालांकि इसको फिक्सेशन बोला है बट ये जेनेटियल होती है, जेनेटियल ही बोलते हैं, लिंग प्रधान अवस्था बोलते हैं इसमें। फ्रायड ने पाया कि अधिकतर मरीज यौन संबंधों पर रोक यानी कि सेक्स की गैर संतुष्टि के कारण पीड़ित हैं। ये फ्रायड का होता यह था कि इनके पास जो आते थे वो व्यक्ति तनावग्रस्त व्यक्ति आते थे इनके पास, मरीज आते थे, पेशेंट आते थे। तो उन्हीं पर इन्होंने रिसर्च करते 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 इन्होंने देखा कि यार इन सब में एक पैटर्न है जिस वजह से ये इनके अंदर स्ट्रेस है या फिर इनको मानसिक बीमारियां हैं। तो उन्होंने फिर इसी के आधार पर अपना सिद्धांत उसकी रचना करा। यौन इच्छाओं की संतुष्टि एक समावेशित व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। यदि इनकी संतुष्टि हो मिल जाए व्यक्ति को तो व्यक्ति एक समावेशित व्यक्ति हो जाता है, यानी कि एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी व्यक्ति की डेवलप हो जाती है। ठीक है। हालांकि इसी पे इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि यार ऐसे कैसे, मतलब इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करा ना। फिर आते हैं अल्फ्रेड एल्डर। अल्फ्रेड एल्डर ने इनको क्रिटिसाइज करा कि अल्फ्रेड के अनुसार यौन आवेग ही नहीं अपितु आत्मस्थान प्रमुख प्रेरणा है। सेल्फ एजर्सन मेन मोटिवेशन होता है व्यक्तित्व के लिए। तो याद रखना, सेल्फ एजर्सन आत्मस्थापन की बात किसने करी? अल्फ्रेड एल्डर ने करी है। इन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति एक अनोखी जीवन शैली विकसित करने का प्रयास करता है जिसमें यौन इच्छा की मामूली सी भूमिका है।
यानी ये इंपॉर्टेंट है बट इतना कोई खासा इंपॉर्टेंट है नहीं है। बचपन की अपर्याप्त आरंभ में ही हीन भावना विकसित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बोला है कि यदि व्यक्ति को बचपन में चीज़ें अपर्याप्त मिले, मतलब जिस तरह का उसे खाना चाहिए था वो नहीं मिले, जिस तरीके से सुविधा चाहिए थी उसे वो नहीं मिले, जिस तरह का उसे स्नेह अपने माता पिता से चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, तो बच्चे में फिर हीन भावनाएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है, हीन भावना आपके अंदर किस वजह से डेवलप हो रही है कि जीवन में अपूर्णता या कमी के कारण, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की कमी है जिस वजह से ही जो हीन भावनाएं वो आपके अंदर आ रही हैं। जीवन शैली, इन्होंने जीवन शैली के सिद्धांत की बात करी है। जीवन शैली एक सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व कार्य करता है। जीवन शैली दो कारकों से प्रभावित होती है, एक इनर सेल्फ कि आप अपने आप में क्या सोचते हो, तथा पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बल, आपके वातावरण है उसको कौन कौन सी चीज़ें जो प्रभावित करती हैं, यहाँ पर आपकी जीवन शैली प्रभावित होती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की रचना बनाता है जो उसकी अनुवांशिक विरासत तथा पर्यावरण से प्राप्त अनुभूति पर आधारित होती है। हाँ, ये बना सकती हूँ। हाँ, सृजनात्मक स्वयं के बारे में बात किसने करी, एल्डर ने करी। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि सृजनात्मक स्वयं के बारे में बात कौन कर रहे हैं, एडलर कर रहे हैं। सेल्फ अजर्शन की बात किसने करी, एडलर ने करी। सामाजिक अंत्यक्रिया के प्रभाव पर बल कौन दे रहे हैं, एडलर दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बनकर आते हैं, पूरी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं होती, की पॉइंट्स हैं उनको याद रखने की जरूरत होती है। कार्ल जंग युंग कुछ भी बोल देते हैं इनको, इन्होंने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो तरह से माना है। जंग के अनुसार मानसिक क्रियाकलाप चार प्रभावी रूप लेता है, एक अनुभूति, एक सोच, अंतर्ज्ञान और भावना, यानी कि सेंसेशन, थिंकिंग, इंट्यूशन और फीलिंग्स। ये चार प्रभावी रूप होते हैं आपकी मेंटल एक्टिविटी में। सोच और भावना एक दूसरे से दो ध्रुवों की भांति विपरीत है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आपकी एक साइड तो आपकी क्या बोलेंगे सेंसेशन होगी और एक तरफ आपकी थिंकिंग होगी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं, परंतु दोनों प्रवृत्तियां व्यक्तियों में एक समय साथ साथ पाई जाती है। मतलब कि सेंसेशन और थिंकिंग दोनों अलग होते हुए भी आपके माइंड में हमेशा उपस्थित होती हैं। इसी तरह से अनुभूति और अंतर्ज्ञान, जो आपकी इंट्यूशन है और जो आपका अंतर्ज्ञान क्या बोला उन्होंने, फीलिंग्स, अच्छा फीलिंग्स आ जाएगा फिर इसमें भावनाएं। ये क्या बोल रहा है, सोच और भावना। एक मिनट इसमें मैं थोड़ा सा सही एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। उन्होंने बोला है कि सोच और भावना यानी कि थिंकिंग और आपकी जो है फीलिंग्स, ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हुए साथ में होती हैं। आपकी सेंसेशंस एंड आपकी इंट्यूशंस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हुए साथ साथ रहती हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन DSSC में बहुत बार आया हुआ है कि अंतर्मुखी की क्या विशेषताएं होती हैं, बाहिर्मुखी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनको आप पढ़ लोगे या मैं बताऊं, चलो लाइव क्लास तो है नहीं कि आप बता दोगे कि सर पढ़ा दो या नहीं पढ़ा, बोल लेता हूँ। वाक कुशलता होती है बहिर्मुखी, यानी कि बोलने में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। ये बोलने से लिखने में बेहतर होते हैं, ये बोलने से ज़्यादा लिखने में अच्छा लिख लेते हैं, ये कह सकते हैं। चिंता मुक्त होते हैं, नो टेंशन, इनमें टेंशन ही टेंशन। दूसरों के साथ कार्य करना पसंद करते हैं, ग्रुप में काम करने में मज़ा आता है। अकेले काम करना पसंद करते हैं, हमें हमारे काम पर छोड़ दो, उस तरह के हैं ये। मैत्रीपूर्ण मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं, ये अपने तक ही सीमित रहते हैं। जल्दी शर्मसार नहीं होते, ये आसानी से शर्मसार होते हैं, किसी ने कुछ बोला ये बिल्कुल शर्म में डूब जाएंगे। खेलकूद में इनकी रुचि होती है, इनकी पुस्तकों पत्रिकाओं में रुचि होती है। वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये विषयनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा, दूसरे के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये खुद के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। लचीले होते हैं, अनुकूलन कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं, ये कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अपनी वस्तुओं व बीमारियों को ध्यान नहीं देते, अपनी वस्तुओं व बीमारियों को ध्यान नहीं देते, यानी खुद की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, ये खुद पर ध्यान नहीं रखते। ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने पास अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये उत्तेजनात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ये थोड़े विनम्र रहते हैं, ये बेईमान हो सकते हैं। ये खैर कोई कैरेक्टरिस्टिक है नहीं है, फिर भी ठीक है दिया है। ये लोकप्रिय होते हैं और ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्ति वाले कौन से होते हैं, वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम एम्बीवर्ट बोलते हैं, कहा जाता है। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी ठीक कि आपको समय के अनुसार आपको एक्सट्रोवर्ट भी होना पड़ता है और इंट्रोवर्ट भी होना पड़ता है। जिनका क्या मानना है कि व्यक्ति तीन घटकों से बना हुआ है, चेतन, व्यक्तिगत चेतन और सामूहिक चेतन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सामूहिक चेतन और व्यक्तिगत चेतन की बात किसने करी है, जंग ने करी है। चेतन क्या होता है, द कॉन्शियस ईगो। द कॉन्शियस ईगो क्या है,
जो चेतन है, वास्तव में होने का आवाज़ जो सोचने, महसूस करने व याद करने के चेतन पहलुओं को सम्मिलित करता है। कॉन्शियस ईगो के बाद इन्होंने बात करी पर्सनल कॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस यानी कि व्यक्तिगत अचेतन। देखिए कॉन्शियस ईगो है, चेतन अहम है और व्यक्तिगत अचेतन है, ये भी याद रखना। यह व्यक्ति को भूले बिसरे व दबे अनुभवों से मिलकर बना हुआ है जो चेतन की पहुंच के भीतर है। इसे व्यक्ति के सामाजिक वातावरण में प्राप्त अनुभव भी शामिल है। जब आप किसी भी एक समाज में रहते हो तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, कई बार आपको ट्रोल भी किया जाता है, यानी कि आप हो सकता है आप अपने पड़ोसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये चीज़ें आप बाद में भूल जाते हैं, मतलब पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन ये आपके अचेतन मन में दबी हुई रहती हैं, तो उसे हम पर्सनल अनकॉन्शियस बोलते हैं। फिर एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस प्रकृति में पुराने अनुभवों का वह भंडार है जिसमें बाकी सभी व्यवस्थाएं उदय होती हैं। ये भी कुल मिलाकर व्यक्तिगत अचेतन से, बट इसमें जितने भी अनुभव हैं पुराने वो सारे एक साथ रखे हुए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, स्वयं की अवधारणा क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अभिप्रेरणा क्या है, अभिवृत्ति क्या है, मूल्य क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर लें। स्वयं की अवधारणा वह है जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वयं के बारे में सोचता है कि यह मैं हूँ। व्यक्ति अपने बारे में एक अवधारणा बना लेता है कि मैं कैसा हूँ। जैसे एक छोटी सी बात लेकर चल लेते हैं कि कई लोगों को लगता है कि यार मेरी सीडीपी अच्छी है, तो जिनको वास्तव में लगता है यार मेरी सीडीपी अच्छी है, तो जब वो सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वो उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं। और जिनको लगता है मेरा मैथ्स अच्छा है, जब वो मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो उनके क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति यदि ये सोच ले, उसने बहुत पूरी सीडीपी अच्छी तरीके से पढ़ ली, लेकिन फिर भी सोचे कि यार मेरा जो सीडीपी है ना वो वीक है, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाएंगे तो उनके क्वेश्चंस गलत हो ही जाएंगे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी बन गई है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। ये बात आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह के मुंह से सुनी होगी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। आपने अपने अंदर क्या धारणा बना रखी है, उसी तरह का आउटपुट आप निकालोगे, उसी तरह की एनर्जी आप निकालोगे। अगर हम DSSS एग्जाम की ही बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो DSSS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 50% के माइंड में तो यही चल रहा होगा यार DSSS में 100 मार्क्स की सीडीपी आती है। कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे उन्हें तो ये भी पता होगा कि 100 मार्क्स की सीडीपी में ये कभी कभी साइंस के क्वेश्चंस भी रख देते हैं, इंग्लिश के भी रख देते हैं और मैथ्स के भी रख देते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं लगाए उन्हें तभी ये पता भी नहीं होगा कि यार 100 मार्क्स की सीडीपी में मैथ्स और इंग्लिश के भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो उनके माइंड में एक बैठ गया होगा यार ये तो हमसे नहीं होगा, पढ़ रहे हैं लेकिन उनके माइंड में यही चीज़ चल रही कि हम मुझसे ये नहीं निकलेगा, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो ये क्या है, यही जो चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। जिनके माइंड में भरा हुआ नहीं निकलेगा उनका नहीं निकलेगा। जो मेहनत कर रहे होंगे कि यार मेहनत करूंगा तो मेरा निकल जाएगा, मैंने पहले दिया था, मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था वो कुछ मार्क्स से रह गया था बट इस बार मेरा हो जाएगा, तो उनका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको अपने अंदर एक अच्छी सोच बना के रखना चाहिए कि यार हो जाएगा यार, मतलब क्या है DSSS तो है, पढ़ लेंगे, इतना मेहनत करते ना, इतने सारे टीचर्स यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं यार। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो सिर्फ एक ही क्लास दे रहा हूँ NIOS वाली। लोग मैराथन्स क्लास चला रहे हैं, 100 क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं, मतलब जी जान से लगा हुआ है हर एक व्यक्ति। क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है। हाँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर। एक नवजात शिशु दुनिया को एक भ्रमित द्रव्यमान के रूप में मानता है। भ्रमित द्रव्यमान मतलब कि कंफ्यूज्ड मास। उसे हर चीज में कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता है, वो हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहता है। जो छोटा बच्चा होता है उसे लगता है यार ये क्या चीज़ है। अभी मतलब अभी मान लो वो सोया हुआ था तो वो देख रहा था कि हाँ ऊपर पंखा चल रहा है, लेकिन जब वो उठा तो उसने आसपास देखा कि अब मैं कहाँ आ गया, क्योंकि हम बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ से वहाँ। तो वह पूरी दुनिया के कन्फ्यूज़न में देखता है कि यार क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ कैसी है, कोई चीज़ पतली है, कोई चीज़ मोटी है। शक्ल देखता है यार, किसी के लंबे बाल हैं, किसी के छोटे बाल हैं, किसी ने चेहरे पे इतना सब कुछ किसी ने इतने सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, कोई जस्ट सिंपल खड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो इनमें सब में कन्फ्यूज रहता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो इनमें अंतर करना सीख जाता है। स्वयं की धारणा परिपक्वता के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता रहता है उसके अंदर उसके खुद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक, मीन्स क्या क्या मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब। प्रशंसा और आरोप, पुरस्कार, दंड, शिक्षक का व्यक्तित्व बच्चों में स्वयं की अवधारणा को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है।
बच्चों को आप किस काम के लिए पुरस्कार दे रहे हो, दंड दे रहे हो, टीचर बच्चों से कैसे बात कर रहा है, पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, इससे बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। महान व्यक्तियों के जीवन से सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। तो महान व्यक्तियों की जीवनी हमें पढ़ना ही चाहिए। आई बात समझ में? शिक्षक को उनके यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए किनको, बच्चों को, ताकि उनकी पहुंच के अनुरूप है। कोई बच्चा कहाँ तक अचीव कर सकता है, टीचर को ये बच्चों को बताते रहना चाहिए। अवास्तविक लक्ष्यों के निर्धारण से हताशा एवं निराशा विकसित होने की संभावना रहती है। ये बात भी ठीक है। जैसे कि यार ऐसा नहीं है किसी बच्चे का 90% बना और आप बोलो कि यार तुम में तो बहुत क्वालिटी है, तुम IAS की प्रिपरेशन करो। हो सकता है यार वो व्यक्ति जो हो उसका मैथ साइंस अच्छा हो, वो JEE में जाना चाहता हो, या फिर 90% बनने के बाद भी वो IAS की प्रिपरेशन करना चाहता हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये नहीं कि यार 90% बना तो तुम्हें इंजीनियरिंग ही निकालना है या फिर एक इसी फील्ड में जाना है। तुम्हारे मतलब आपको उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए एक बच्चे का, कि उसका पोटेंशियल क्या है। भाई उसका 90% मार्क्स भले ही बनाए, लेकिन उसके मान लो 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड में उसका 90% बनाए, लेकिन उसके लोएस्ट मार्क्स मैथ्स में है, उसके हाईएस्ट मार्क्स सोशल स्टडीज़ में है। तो आपको उसको किसके लिए आप प्रेरित करोगे कि आप 90% देखकर मैथ्स सब्जेक्ट्स के लिए बोलोगे कि यार तुम मैथ साइंस बैकग्राउंड में जाओ, या फिर आपको उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स को देखोगे और वहाँ पर देखोगे कि यार इसका लैंग्वेज भी ठीक है और इसके सोशल स्टडीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो यार तुम इस बैकग्राउंड में जाओ। इस तरह से हमें बच्चों को लेकर चलना चाहिए। एक टीचर की जिम्मेदारी यही है ना कि वो बच्चों को सही तरीके से प्रेरित करें। अभिप्रेरणा मोटिवेशन की अब बात करें। अभिप्रेरणा शब्द का अभिप्राय है एक या अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना। अभिप्रेरणा कार्य को जागृत करने, बनाए रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है? भाई काम कर रहे हो आप, अब उस काम में लगे रहो। इसके लिए आपको कोई एक चीज़ चाहिए ना जो आपको उस काम में लगाए रखे, वही तो आपका मोटिवेशन है। अभी कई लोगों का मोटिवेशन होगा कई लड़कों का मोटिवेशन होगा, उन्हें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए। उन्हें चाहिए कि यार फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना रहे मेरे साथ, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। कई गर्ल्स का होगा कि यार इस बार DSSS भी निकल जाए, नहीं तो घर वाले शादी करा देंगे। कल का होगा कि यार हमने इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ पढ़ा है, तो ये नॉलेज उनका ड्रीम होता है कि यार हमें, कई वुमेन्स का, कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, इसलिए उन्हें जॉब चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका मोटिवेशन है। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। कक्षा में आप विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो मोटिवेट मोटिवेट करने के लिए बच्चों को। प्रत्येक शिष्य को व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य की दिशा की ओर ले जाना होगा। आप हर एक बच्चे के लिए एक अलग गोल सेट कर दोगे। अलग गोल सेट करने का मतलब कि आप बच्चे को आप बताओगे, डायरेक्ट करोगे कि यार तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। लक्ष्य शिष्यों की भीतर होने चाहिए, बच्चों के अंदर से निकलना आना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति में पा रहा है या नहीं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि यार व्यक्ति इतना कैपेबल है या नहीं कि वो उस गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं। उसे विवेकपूर्ण व वैज्ञानिक ढंग से सभी टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए, किसको, टीचर को। आकर्षक भौतिक वातावरण प्रोवाइड कराओ, बच्चों के आसपास ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए, ताकि वो मोटिवेट रहें। जन्मजात आवेगों से बाहर निकालना। बच्चे के अंदर कई जन्मजात आवेग होते हैं, मतलब कि वे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनके जो जिज्ञासा है ना, उस जिज्ञासा को और आगे बढ़ाना है। बच्चे जब भी नई चीज़ को तरफ आकर्षित होते हैं तो उसे उस चीज़ के बारे में बताओ कि ये चीज़ है क्या, कहाँ से आई, ये कैसे बनी है। शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन, शिक्षक को कुछ प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। जब भी बच्चा कुछ अचीव करे उसे हमेशा प्रोत्साहन दो। कुछ सामान्य कक्षा में रूपांतरण हो सकते हैं कि शिक्षक शिक्षक का कक्षा में गति करना, मतलब कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते वो पूरी क्लास में मूवमेंट कर रहा है, ताकि हर एक बच्चे तक वो पहुंच पा रहा है। शिक्षक द्वारा किए गए इशारे, शिक्षक कुछ इस तरह के इशारे करे कि जैसे कि वेरी गुड के लिए एकदम कुछ जेस्चर्स यूज कर सकता है। आवाज़ के पैटर्न में बदलाव, आवाज़ का अपना जो टोन है उसको चेंज कर सकता है। संवेदना केंद्र में बदलाव, मुद्रा में इस परिवर्तन, मतलब जिस तरह के व्यवहार टीचर कर रहा है वो सामान्य व्यवहारों को बदल सकता है। मान लो हमेशा बिल्कुल एकदम भौं चढ़ा कर आता है, एकदम आंखें बड़ी कर करके आता है, तो उन सबको वो चेंज कर सके। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सामान्य व्यवहार वाला, ये क्वेश्चन DSSS में आया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है ये 2018 में आया हुआ था, कि इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा परिवर्तित किया गया सामान्य रूपांतरण है। इनमें से 3 ऑप्शन ये थे और एक कुछ अलग था, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन बनकर आया था।
तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पाँचों पाँचों याद रखिएगा। और शायद मैंने जो 3 हाईलाइटेड कर रखे हैं ये तीन ही उस ऑप्शन में थे, चौथा लगता। ठीक है। सुदृढ़ीकरण मतलब कि रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट हमें हमेशा कैसा देना है, सकारात्मक देना। अच्छा, ये कुछ प्रकार का होता है, सकारात्मक मौखिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन DRPPL में आया हुआ है। सकारात्मक मौखिक सुदृढ़ीकरण जिसमें आप बहुत अच्छा ठीक ठाक ये कहते हो। सकारात्मक गैर मौखिक जिसमें आप मैत्रीपूर्ण बनना, देखना, शिष्य को उत्तर को बोर्ड द्वारा लिखना, मतलब कि आप सिर हिलाना, मुस्कुराना, इस तरह से बताते हो। नकारात्मक गैर मौखिक आप परिहास करने लगते हो, त्योरियां चढ़ाने लगते हो, गुस्सा दिखाने लगते हो, धीरता दिखाना। नकारात्मक मौखिक नहीं, गलत, अच्छा, ऐसे तरीके करते हो। तो ये कुछ रेनफोर्समेंट के टाइप होगा, समझ जाओगे आप। बाह्य उद्दीपन, बाह्य अधिगम में आपके पुरस्कार और दंड आ जाते हैं। गरीब बच्चों को अगर आप सामग्री वाले पुरस्कार देते हो तो बच्चे ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। और अमीर अमीर बच्चों को आप प्रतीकात्मक पुरस्कार, जैसे कि आप ट्रॉफी दे देते हो या फिर आप एक सर्टिफिकेट देते हो, तो वो अमीर बच्चों को खुश रखते हो। गरीब बच्चों को आपने मान लो चॉकलेट दे दी, पेन दे दी, बुक दे दी, कोई एक नोटबुक दे दी, तो वो उनको हेल्प करेंगे। खुशी और दर्द, कामों करने में खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, ये आपको मोटिवेट करेगा। प्राप्त लक्ष्य कैसे हैं, सफलता का अनुभव, बच्चा सफल हो रहा है तो उसे फील होगा यार मैंने ये काम अचीव करा है, इस तरह से। प्रतियोगिता और सहयोग, प्रगति का ज्ञान, बच्चों को कराते रहना है। नवीनता, नई नई चीज़ों को आपको इन्वॉल्व करना है, इसके लिए आप फील्ड ट्रिप पर ले जा सकते हो, यात्राएं वगैरह करा सकते हो। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हर एक व्यक्ति की भिन्नता को हमें ध्यान में रखकर हमारा अधिगम करना है। शिक्षण कौशल, आपके शिक्षण कौशल में कुछ सूची है कि हमें इनका यूज़ किया जाना चाहिए। पहला, पाठ को प्रस्तावित करने का कौशल। जब न्यू चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो तो न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है कि उसको उसकी प्रस्तावना इस तरह से बच्चे के सामने रखना है कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जनरेट हो। प्रश्न पूछने का कौशल, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछना है जो ओपन एंडेड हो। बच्चों के उत्तरों से निपटने का कौशल, भाई बच्चे अब आंसर्स कर रहे हैं तो उनके आंसर्स को आप क्या कर पाओ, उनके आंसर्स को आप प्रायोरिटी दे पाओ, उनके आंसर्स को आप इंक्लूड कर पाओ। प्रोत्साहन कर पाओ बच्चों को, चौक बोर्ड का उपयोग करने का कौशल, आप बोर्ड का यूज़ तो कर रहे हो लेकिन उसका भी आप इस तरह से यूज़ करो उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो। शिक्षण सहायक सामग्री व अन्य उपकरणों को प्रयोग करने का कौशल, गैरमुखी संकेतों का प्रयोग करने का कौशल, रिन्फोर्समेंट का प्रयोग करने का कौशल, उदाहरण उदाहरण प्रस्तुत करने का कौशल, विषय वस्तु को समझाने का कौशल, स्पष्टीकरण करने का कौशल, नियोजित पुनरावृत्ति कराने का कौशल, मतलब कि टाइम टू टाइम उसको आपको रिवीजन कराने का भी एक कौशल होना चाहिए। सामूहिक चर्चा के लिए प्रेरित करने का कौशल, बच्चों से निष्कर्ष निकलवाने का कौशल कि यार आप कंक्लूजन बच्चों से निकलवाओ। आपने एक स्टोरी पढ़ी, स्टोरी पढ़ने का बाद स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला या इससे हमने क्या सीखा, या बच्चों से पूछ रहे हो। शिक्षक द्वारा खुशनुमा व्यवहार दिखाने का कौशल, पाठ को अंत करने का कौशल, क्या चैप्टर की एंडिंग कैसे हो रही है। आपने मूवीज़ देखी होंगी कि मूवीज़ की जो एंडिंग होती है ना वो ही ऐसी चीज़ है जो हमें याद रहती है कि यार वो मूवी ना ऐसे 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 चली तो वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। क्लाइमैक्स इसका एक्सीलेंट था, मूवी का क्लाइमैक्स एक्सीलेंट है, तो अगर बीच में कुछ कचरा भी हो तो हमें वो समझ में नहीं आता है, हम उसे भूल जाते हैं, हम कहते हैं क्लाइमैक्स ज़बरदस्त था मूवी का। इसी तरह से चैप्टर का क्लाइमैक्स हमें डिसाइड करना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करने का कौशल, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, शिक्षक कितना मोटिवेटेड है पढ़ाने के लिए, या शिक्षण में शिक्षक की कितनी रुचि, ये भी प्रेरित करता है, ये भी इफेक्ट करेगा। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, या फिर शिक्षक का एटीट्यूड कैसा है, ये इफेक्ट करेगा बच्चे को। अभिवृत्तियाँ सीखी भी जाती हैं और ग्रहण भी की जाती हैं, दोनों तरह की चीज़ है। मूल्य, वैल्यूज़, देखो वैल्यूज़ होती हैं दो तीन तरह की, नहीं दी यहाँ पर, चलो देख लेंगे। मूल्य उन आदर्शों के लिए बने हुए हैं जिनके लिए मनुष्य जीता है। ये वे जीवन के मार्ग निर्देशक सिद्धांत हैं जो किसी के शारीरिक, सामाजिक व मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल हैं। डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। हम मूल्य को कुछ प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रोफेस्ड वैल्यूज़, जो हम मानते हैं इन्हें प्रकट मूल्य बोलते हैं। ऑपरेशनल वैल्यूज़, परिचालन मूल्य जो हम व्यवहार में लाते हैं और जिन्हें हम अनुभवों से सीखते हैं ताकि पुरातन पारंपरिक मूल्यों को नवीन परंपराओं में बदल सकें। पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं उन्हीं परंपराओं को नवीन परंपराओं में बदल सकें, तो वह मूल्य हम सीखते हैं। बाकी जो हम मानते हैं वो होते ही हैं और जो हम व्यवहार में लाते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर मूल्यों की सूची दे रखी है, तो ये इतने सारे मूल्य हैं। नीचे भी हैं कुछ 80 कितने हैं 52 हैं। ये 52 वैल्यूज़ दी रखी हैं। अब 52 वैल्यूज़ को एक बार पढ़ लेना, बस ऊपर ऊपर पढ़ लेना, बाकी याद रखने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं है।
मूल्य प्रदान करने के तरीके व साधन। मूल्य किस तरह से आप प्रदान कर सकते हो? मूल्य सिखाए नहीं जाते हैं, अभी तो विद्यार्थियों ने स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या चाहिए? टीचर का व्यवहार ऐसा हो कि बच्चे टीचर से सीख जाएं। स्वयं सच्चाई का रास्ता अपनाएं, यानी टीचर खुद सच्चाई का रास्ता अपनाएं, विद्यार्थी को सच बोलते हुए पाएं। तो मतलब टीचर सच बोलेगा तो विद्यार्थी भी वही रास्ता अपना लेंगे। मूल्य पढ़ाई नहीं जाते, बच्चे देखकर अपना लेते हैं। ऐच्छिक मूल्य विकास के लिए अवसर दिए जाएं। मूल्य स्कूल के वातावरण, शिक्षकों के आचार विचार में भी झलकने चाहिए, शिक्षकों के व्यवहार में भी होना चाहिए। मूल्यों को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना सभा कर सकते हैं 15-20 मिनट की। अनिवार्य विषय हम मॉरल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट उसमें जोड़ सकते हैं, हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, या अल्टरनेट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें। पाठ्यक्रम की पुनः व्यवस्था, आप दोबारा से अपनी पाठ्यक्रम पर काम कर सकते हो, उसमें कुछ आप सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो। विस्तार व्याख्यान, आपको जो टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए, कुछ लोगों को बुलाना चाहिए जो अच्छे से बच्चों को समझा सके, या बाहर से जो बड़े लोग नहीं होते, फेमस लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा होता है, उनको बुला सकते हो आप। भाषण प्रतियोगिताएं रख सकते हो, नाटक एकांकी का यूज़ कर सकते हो। जन्मोत्सव मनाना, जैसे महात्मा गांधी, गुरु नानक, गुरु गोविंद, इन सब का जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? ताकि हम इनसे बच्चों को कुछ सिखा सकें, इन व्यक्तियों के जीवन से। अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाना, इससे एकता का विकास होगा। मास मीडिया का प्रयोग मूल्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, यार सभी अवेयर हों, इसके लिए आप अखबार, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हो। राष्ट्रीय सेवा योजना, नैतिक और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करवाया जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी बच्चों को आपको विभिन्न कार्यों में आप लगा सकते हो। जैसे चलो आज हम पूरे रास्ते में जितने भी कचरा पड़ेगा उस कचरे को हम डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, ऐसे काम आप बच्चों से करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। बच्चे ऐसा नहीं सोचना, और कई बार ना पेरेंट्स नहीं करने देते काम, कि उन्होंने देखा कि यार स्कूल वाले हमारे बच्चे से झाड़ू लगवा रहे हैं, तो यार हम इतने बड़े स्कूल में इतना पैसा खर्च करके भेज रहे हैं, बच्चे सब झाड़ू लगवा रहे हो। अरे वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपको देश की सेवा किस तरह से करना है, आपको क्लास को गंदा नहीं करना है। ठीक है, मूल्य परक पत्रिकाएं, ऐसी पत्रिकाएं आती हैं जिनमें वैल्यूज दी रहती है, वैल्यूज के बारे में बताया रहता है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का व्यवहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। बच्चों के लिए शिक्षक उतना उनका आदर्श होता है, बच्चे जो होते हैं शिक्षक की जीवन शैली की बिल्कुल नकल करते हैं। समाज में शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा बच्चों में सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक विकास संभव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें याद रखिएगा। व्यक्तित्व का मूल्यांकन, अब व्यक्तित्व के मूल्यांकन की कुछ विधि होती हैं। एक वस्तुनिष्ठ विधि हो सकती है, व्यक्तिपरक विधियां हो सकती हैं, और प्रक्षेपी विधियां हो सकती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स मेथड, सब्जेक्टिव्स मेथड एंड प्रोजेक्टिव्स मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DSSS में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करेंगे हम, कुछ रिपोर्टिंग विधियां भी हैं जिसमें जिस व्यक्ति का मूल्यांकन करना होता है वह अपनी रिपोर्ट स्वयं देता है। ऐसी विधियों में क्या क्या आएगा? आत्मकथा, साक्षात्कार, प्रश्नावली और व्यक्तिगत सूची। दूसरी क्या है? कुछ रेटिंग तकनीकें हैं जिसमें मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि लोग किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं। इस विधि में सभी प्रकार के रेटिंग स्किल्स आ जाते हैं, जीवनी आ जाती है और केस हिस्ट्री आ जाती है। तीसरा ये होता है कि हम व्यवहारगत तरीके प्रयोग करते हैं जिसमें वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार देखा जाता है। चौथा, कुछ प्रक्षेपी तकनीकी हैं, कुछ प्रोजेक्शन मेथड्स हैं जो किसी व्यक्ति के काल्पनिक परिस्थिति में की गई प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करती हैं। इस तरह से कुछ 4 तरीके होते हैं जिससे हम जिस तरीके से हम क्या करते हैं कि व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये इस चार्ट को ना आपको रट लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको रट लो। ठीक है, इसको रट लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनकर आया हुआ है, DSSS में लगभग हर शिफ्ट में बनकर आया हुआ है। मानकीकृत टेस्ट, या जिसे हम वस्तुपरक विधियां बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट, गैर मानकीकृत टेस्ट यानी कि ओ गॉड नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट जिन्हें हम व्यक्तिपरक विधियां बोलते हैं, और प्रक्षेपित तकनीकी। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये यूनिट कितनी बची है। चलो जस्ट ओवर, हमें बस ये और पता करना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, रट लेना आप। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षकों की क्या क्या भूमिका है? शिक्षक को ध्यान देना है, अनुशासन, शिक्षक अनुशासन पर ध्यान देना है, उदाहरण, मजा। अच्छा ना, ये जो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं ये जो 2-4 पॉइंट बचे हुए इसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा, क्योंकि अभी लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पर चार्जिंग के लिए इसे दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है, तो अभी चार्ज नहीं हो पाएगा।
क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। जो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं उन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।